हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ का पार्ट सेकंड। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें मैंने एवरीथिंग अबाउट डायबिटीज़ बता दिया है ऑलरेडी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पार्ट वन देखें एंड देन पार्ट सेकंड देखें। डायबिटीज़ पार्ट सेकंड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि डायबिटीज़ को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, मीन्स डायबिटीज़ के डिफरेंट टेस्ट क्या है एंड डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाउ टू डायग्नोज डायबिटीज। सबसे पहले आप डायग्नोज कैसे करोगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज है। सो डायबिटीज मैंने ऑलरेडी बताया क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है। वो मैंने ऑलरेडी पार्ट वन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्यों होता है, क्यों नहीं होता। तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं कि हाउ टू डायग्नोज डायबिटीज। डायबिटीज को हम टेस्ट कैसे करेंगे। सो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट है A1C टेस्ट। A1C टेस्ट क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज इज यूजुअली डायग्नोज यूजिंग द ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। इसको बोलते हैं हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट या फिर A1C टेस्ट। The result of this test reflects the amount of glucose that is stored in the hemoglobin molecule during its lifespan of 120 days. इस टेस्ट का क्या मतलब है? ये टेस्ट हम क्यों करते हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, उसने लास्ट 128 डेज में, मीन्स अपने लाइफ स्पैन में, मीन्स लास्ट जो 3 मंथ्स है, उसमें कितना ग्लूकोज स्टोर किया। अगर तो हीमोग्लोबिन ने ज्यादा ग्लूकोज स्टोर किया होगा लास्ट 3 मंथ्स में, तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज है। तो वो रेंज हम देखते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने कितना ब्लड ग्लूकोज स्टोर किया है। तो A1C टेस्ट हमें लास्ट 3 मंथ्स का जो हिस्ट्री है ग्लूकोज का, वो हमारे ब्लड में कितना था वो बता देता है। तो जो नॉर्मल रिजल्ट होता है वो होता है हमारा बिलो 5.7%। अगर प्री डायबिटीज है तो रिजल्ट आएगा 5.7 to 6.4%। प्री डायबिटीज मतलब जो रिस्क पर है डायबिटीज होने के। तो ये सब मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ डायबिटीज है अगर पर्सन को, तो 6.5% या फिर उससे हायर रेंज आएगी ऑन 2 सेपरेट टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। अब रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट क्या होता है? रिगार्डलेस ऑफ व्हेन यू लास्ट एट, ये मतलब नहीं रखता कि आपने लास्ट कब खाया था। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 200 mg/dl या फिर 11.1 mmol पर लीटर से ज्यादा है, हायर है, तो वो डायबिटीज सजेस्ट करता है। देन आता है तो ये जो A1C टेस्ट है और ये रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है, ये दोनों ब्लड टेस्ट है। देन आता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। सो ये भी ब्लड टेस्ट ही है। एक ब्लड सैंपल लिया जाता है आफ्टर 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग। 8 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना और उसके बाद फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। तो यूजुअली अगर आप रात को खाकर सोए हैं तो ये सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक किया जा सकता है। देन रिजल्ट्स इसके क्या आते हैं? अगर तो नॉर्मल है तो नॉर्मल लेवल क्या होगा? लेस देन 100 mg/dl। 100 mg/dl से कम और 5.6 mmol पर लीटर से कम अगर है तो वो नॉर्मल है। तो 100 एक तो अगर हम ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, तो हम mg/dl या फिर mmol पर लीटर में देखते हैं। देन आता है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज में 100 से 125 mg/dl या फिर 5.6 से 6.9 mmol पर लीटर होगा। डायबिटीज में 126 mg/dl से ज्यादा होगा फास्टिंग ब्लड शुगर और 7 mmol से ज्यादा होगा ऑन 2 सेपरेट टेस्ट। देन हमारा 4th टेस्ट आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है? ओवरनाइट फास्ट रखा जाता है, मीन्स ओवरनाइट आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद सुबह आपको शुगरी ड्रिंक एट डॉक्टर्स ऑफिस, आपको एक शुगरी ड्रिंक दी जाती है जिसमें शुगर मिक्स होता है बहुत ज्यादा लेवल। फिर उसके बाद ब्लड शुगर लेवल आपका टेस्ट किया जाता है नेक्स्ट 2 आवर्स में। मीन्स सबसे पहले आपको फास्टिंग रखनी है पूरी रात या फिर 8 आवर्स की फास्टिंग आपको रखनी है, कुछ नहीं खाना आपने 8 आवर्स के बाद। उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है जब, तब आपको एक शुगरी ड्रिंक दी जाती है जिसमें बहुत ज्यादा लेवल शुगर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स तक आपका ब्लड शुगर चेक किया जाता है। कैसे किया जाता है? नेक्स्ट 2 आवर्स में अगर आपका ब्लड शुगर 140 mg/dl से कम है तो वो नॉर्मल है।
इसमें क्या होता है, नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको 30 मिनट्स के बाद, लाइक पहले 30 मिनट्स के बाद टेस्ट किया जाता है, फिर दोबारा 30 मिनट्स के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो एवरी 30 मिनट्स किया जाता है। तो अगर आपका 140 mg/dl या फिर 7.8 mmol पर लीटर से कम है तो वो नॉर्मल है। अगर प्री डायबिटीज की कंडीशन है तो आपका 140 से 199 mg/dl आपका लेवल होगा ब्लड शुगर का, 7.8 टू 11.0 mmol पर लीटर। अगर आपको डायबिटीज है तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 200 mg/dl या फिर 11.1 mmol पर लीटर से ज्यादा होगा आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद भी। देन आता है 5th, कीटोन्स इन यूरिन। अगर आपके यूरिन में कीटोन्स है तो हम आपका यूरिन भी चेक करते हैं, पर्सन का यूरिन डिप किया जाता है उसमें। तो अगर यूरिन डिप में कीटोन्स का लेवल पॉजिटिव पाया जाता है, नॉर्मल यूरिन में कीटोन्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन अगर हाई कीटोन्स है यूरिन में तो वो हाइपरग्लाइसीमिया है, इट मीन्स आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है, वो कंडीशन हो गई है विच इज नॉट नॉर्मल, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में। देन आता है सेल्फ मोनिटर्ड ब्लड ग्लूकोज। अब जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज से जो सफर कर रहे हैं वो अपना ग्लूकोज खुद से भी चेक कर सकते हैं सेल्फ मोनिटर ब्लड ग्लूकोज से, जिसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये ग्लूकोमीटर है, मोस्टली हॉस्पिटल्स में भी ब्लड टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ग्लूकोज ब्लड शुगर चेक करने के लिए यूज होता है। ग्लूकोमीटर क्या करता है, मेजर्स कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। हम फिंगर पर प्रिक करते हैं, फिंगर प्रिक करने के बाद ब्लड लेते हैं, तो ये जो ब्लड है वो कैपिलरी से आ रहा है हमारा, तो उस ब्लड को हम मेजर करते हैं ग्लूकोमीटर्स की हेल्प से, और हम अपना जो ब्लड ग्लूकोज है वो खुद भी चेक कर सकते हैं। देन आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अब डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है, तो जो ट्रीटमेंट है डायबिटीज का वो 3 तरह से है, मतलब डायबिटीज का ट्रीटमेंट किसी एक चीज से नहीं हो सकता। फर्स्ट तो आता है हमारा लाइफस्टाइल। तो अगर आपको डायबिटीज है, स्पेशली अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि टाइप 1 में क्या है, लाइफस्टाइल ज्यादा मैटर नहीं करता, वो फिट पर्सन को भी हो सकती है, यूजुअली मैं बता रही हूँ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। लेकिन टाइप 2 में स्पेशली लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ता है, अपना डाइट और एक्सरसाइज 2 चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो पहली चीज ट्रीटमेंट के लिए डायबिटीज में क्या हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल। दूसरी चीज होती है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, मीन्स उसमें हम क्या देते हैं, टैबलेट्स देते हैं। वो टैबलेट देते हैं जो कि ब्लड शुगर को कम करती है, हाई अगर ग्लूकोज है तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक। क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिक का मतलब है हाई ब्लड शुगर, तो हाइपोग्लाइसीमिक मतलब जो कि ब्लड शुगर को कम करेंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यूजुअली हम किस में यूज करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में, क्योंकि टाइप 1 में तो बॉडी हमारी इंसुलिन ही नहीं बनाती, तो इसलिए हमको इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से यूजुअली। टाइप 2 में क्या है कि हमारे जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन से, इसलिए इंसुलिन तो बॉडी में बन रही है लेकिन सेल्स रेजिस्टेंट हो रही हैं, या फिर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रही, तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग टाइप 2 में हेल्प करते हैं। देन जो थर्ड चीज आती है, थर्ड थिंग आती है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज में, वो आता है इंसुलिन। तो कई केसेस में हमको इंसुलिन देना पड़ता है, जैसे कि हम देखते हैं टाइप 1 में, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बन ही नहीं रही है बॉडी से, पैंक्रियास से, तो इसलिए हम इंसुलिन एक्सटर्नली देते हैं। इंसुलिन हम टाइप 2 में भी देते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम टाइप 1 में देते हैं यूजुअली। तो ये 3 चीजें ट्रीटमेंट में आती है, तो इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन कितने टाइप्स के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन पर अलग टॉपिक भी आ सकता है, अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इंसुलिन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। इंसुलिन क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो पैंक्रियाज है उसके बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। जब इंसुलिन नहीं बनता या फिर प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता, बीटा सेल्स डैमेज होने की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से, उस टाइम पर हमको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है पेशेंट को। और यूजुअली हम ये टाइप 1 में देते हैं, लेकिन टाइप 2 में भी देते हैं अगर कंडीशन हो रही है कि इंसुलिन नहीं बन पा रहा है प्रॉपर, टाइप 2 में भी। तो ये अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इंसुलिन कितने टाइप का होता है। सबसे पहले इंसुलिन होता है 4 टाइप्स का। फर्स्ट है रैपिड एक्टिंग, सेकंड है शॉर्ट एक्टिंग, थर्ड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, और लास्ट है 4th लॉन्ग एक्टिंग।
तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ इंसुलिन है उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ने में, एक तो इंसुलिन के नेम्स, उसके बाद उसका ऑनसेट कि कब वो हमारी बॉडी में जाकर एक्शन स्टार्ट करना शुरू करेगा इंसुलिन। दूसरा पीक मतलब कब इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होगा। और ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक हमारी बॉडी में वो रहेगा और कितने टाइम तक वो हमारी बॉडी में एक्ट करता रहेगा या फिर एक्शन जो है उसका रहेगा कितने ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले आता है रैपिड एक्टिंग। रैपिड मतलब रैपिड मीन्स जल्दी से। तो ये जो इंसुलिन होते हैं जल्दी से एक्ट करते हैं और जल्दी से ये हमारी बॉडी से निकल भी जाते हैं, एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं। तो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उसमें हमारे 2 आते हैं, एक आते हैं ह्यूमोलॉग और दूसरा आता है नोवोलॉग। ह्यूमोलॉग और नोवोलॉग, सो जिसके आगे लॉग लगा है LOG, तो ये क्या है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसको ह्यूमोलॉग को हम लिस्प्रो इंसुलिन या फिर नोवोलॉग को हम एस्पार्ट इंसुलिन भी बोलते हैं। तो इसका जो ऑनसेट है 5 to 15 मिनट्स, 5 to 15 मिनट्स में ये हमारी बॉडी में एक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। पीक मीन्स इसकी जो हायर कंसेंट्रेशन है हमारी बॉडी में वो कब हो जाती है 30 to 120 मिनट्स में। ड्यूरेशन ओनली 3 to 5 आवर्स तक ही हमारी बॉडी में रहता है और उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इतनी इसकी ड्यूरेशन रहती है एक्शन की। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, अब इसमें नर्सिस को या फिर आमतौर पर हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या जो चीजें हैं वो हमने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले एडमिनिस्टर बिफोर मील्स, ये हमको बिफोर मील देना है, खाने के पहले, टू कंट्रोल पोस्ट प्रेंडियल राइज इन ब्लड ग्लूकोज, ताकि जैसे ही हम खाना खाएं उसके बाद जो ब्लड ग्लूकोज है वो एकदम से राइज ना हो जाए, उसको ये कंट्रोल करेगा। तो ये बिफोर मील्स हमने देना है। देन है एडमिनिस्ट्री इन कंजक्शन विद इंटरमीडिएट और लॉन्ग लास्टिंग, ये हम किसके साथ दे सकते हैं, इंटरमीडिएट और लॉन्ग लास्टिंग के साथ हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दे सकते हैं टू प्रोवाइड ग्लाइसीमिक कंट्रोल बिटवीन मील्स एंड एट नाइट। क्योंकि रैपिड एक्टिंग तो हम खाने से पहले दे रहे हैं और ये जल्दी हमारी बॉडी से इसका एक्शन भी खत्म हो जाएगा 3 to 5 आवर्स के बाद। तो इसलिए हमें इसको किसी लॉन्ग एक्टिंग या फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग के साथ हम कंबाइन इसको कर सकते हैं, एक रेजिमे बना सकते हैं हम इंसुलिन का, ताकि अगर आपका जो पूरा दिन है उसमें भी आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहे, और नाइट अगर आप सोते हैं तो सुबह तक भी, नाइट में भी आपका ब्लड शुगर जो है कंट्रोल में रहे। देन आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग उसमें आता है ह्यूमोलॉग और नोवोलॉग। अब दूसरा जो हमारा कौन सा है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो रैपिड एक्टिंग है वो बहुत जल्दी से एक्ट करेगा, बहुत जल्दी से बॉडी से बाहर हो जाएगा। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसको रेगुलर इंसुलिन भी बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग को रेगुलर इंसुलिन भी बोलते हैं। इसमें 2 आते हैं, क्योंकि ये रेगुलर है तो इसलिए इनके आगे लगा है आर, ह्यूमोलिन आर, नोवोलिन आर, ह्यूमोलिन आर, नोवोलिन आर। अब देखो कैसे, जो रैपिड एक्टिंग है उसमें क्या लगा है, ह्यूमोलॉग, उसमें LOG लग गया है, नोवो के आगे क्या लग गया, लॉग, तो वो रैपिड एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में ह्यूमो के आगे क्या लग गया, लिन, और आर लग गया है, ह्यूमोलिन आर। नोवो के आगे क्या लग गया, लिन, नोवोलिन आर, राइट। तो ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं। इनका जो ऑनसेट है ये 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स के बाद हमारी बॉडी में ये एक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये पीक कब होते हैं, इनका जो हायर कंसेंट्रेशन होता है हमारी बॉडी में वो 2 to 4 आवर्स में होता है। 2 से 4 घंटे के बाद इनका जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा, 2 से 4 घंटे में, 2 to 4 आवर्स के अंदर इनका जो कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। पीक का क्या मतलब है, पीक का मतलब है कि इस इंसुलिन का जो लेवल है हमारी बॉडी में इस टाइम पर सबसे ज्यादा हाई है और इस टाइम पर हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं, मींस ब्लड शुगर आपका बहुत ज्यादा ड्रॉप भी जा सकता है। ड्यूरेशन इसका कितना रहता है, 5 to 8 आवर्स तक ये हमारी बॉडी में रहता है और एक्शन करता है। देन नर्सिंग कंसिडरेशन, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये 2 कंसंट्रेशन में आता है, U500 मीन्स 500 की कंसंट्रेशन में, और U100 सिर्फ ओनली ऐसा है जो कि हम IV दे सकते हैं, बाकी इंसुलिन हम सबक्यूटेनियसली देते हैं। और U100 जो कि एक रेगुलर इंसुलिन का जो U100 कंसंट्रेशन है वो हम ओनली वही कंसंट्रेशन हम IV भी दे सकते हैं। और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी हमने खाने से पहले देना है, बिफोर मील्स, टू कंट्रोल पोस्ट प्रेंडियल राइज इन ब्लड ग्लूकोज।
ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं अब इंटरमीडिएट एक्टिंग पर। इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग है वो लगभग सेम, लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन। इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर। सो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को NPH भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तो क्योंकि इसको NPH बोलते हैं तो इसमें N आएगा। सेम वही है ह्यूमुलिन N, इसमें क्या है ह्यूमुलिन N और नोवोलिन N। इसका जो ऑनसेट है वो आता है 2 to 4 आवर्स के बाद। 2 to 4 आवर्स में ये अपना एक्शन जो है स्टार्ट कर देता है बॉडी में। 4 to 10 आवर्स के अंदर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पीक पर चली जाती है और 10 to 18 आवर्स तक ये हमारी बॉडी में रहता है। इसमें नर्सिंग कंसिडरेशन हमने क्या रखनी है, ये हम बिफोर मील्स नहीं देते, ये हम बिटवीन मील्स देते हैं एंड एट नाइट। तो ये हमने अगर बिफोर मील्स हम इसको नहीं देते, इसको हम कब देते हैं, बिटवीन मील्स। लाइक एक खाना आपने खा लिया और दूसरे खाने के बीच, लाइक ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में आप इसको दे सकते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को। और जिस टाइम पर आप ये ले रहे हैं उसी टाइम पर आपने ये नेक्स्ट डे भी लेना है, सेम टाइम पर। ऑलराइट, तो अगर आपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लिया है तो आपको नेक्स्ट डे भी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ही लेना है। अगर आपने लंच या फिर डिनर के बीच में इंटरमीडिएट एक्टिंग लिया है तो नेक्स्ट टाइम भी आपको लंच और डिनर के बीच में ही लेना है, सेम टाइम पर। ये क्या करता है, ह्यूमुलिन इंसुलिन ओनली इंसुलिन टू मिक्स विद शॉर्ट एक्टिंग। अब जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो किसके साथ मिक्स कर सकते हैं, ओनली ह्यूमुलिन के साथ। ह्यूमुलिन जो इंसुलिन है उसके साथ हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मिक्स कर सकते हैं। देन हमारा आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये सबसे ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग है, सबसे ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में ये एक्ट करेंगे, इसलिए इनका नाम है लॉन्ग एक्टिंग। इनमें दो आते हैं, लेंटस एंड लेविमिर। इनका जो एक्शन है सेम इंटरमीडिएट एक्टिंग की तरह 2 to 4 आवर्स में स्टार्ट हो जाता है। इसका जो पीक कंसंट्रेशन है, कोई भी इसकी पीक नहीं होती, तो ये क्या है, लाइक एक कंसंट्रेशन पे ही चलता है, तो इसकी पीक कोई भी नहीं होती बॉडी में। और ये हमारी बॉडी में 20 to 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक ये हमारी बॉडी में एक्ट करता है, रहता है। देन इसकी नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है, ये हम किसी भी टाइम पर दिन में दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम एवरी डे, सेम लाइक इंटरमीडिएट एक्टिंग। जिस तरह से हमने इंटरमीडिएट एक्टिंग किसी भी लाइक अगर हम बिटवीन मील्स लेते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग तो सेम टाइम पर लेते हैं, ऐसे ही लॉन्ग एक्टिंग हम किसी भी टाइम ले सकते हैं दिन में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बिटवीन मील लेना है, बिफोर मील, किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पर लेना है आपने। तो ये हमारे 4 टाइप्स की इंसुलिन है। अब इंसुलिन को अगर आपने देना है किसी पेशेंट को, क्या क्या चीजें आपने दिमाग में रखनी है, थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो सबसे पहले है रोटेट इंजेक्शन साइट, क्योंकि इंसुलिन हम सबक्यूटेनियसली देते हैं यूजुअली, तो आप देखते हैं कि आप यूजुअली टमी पर देते हैं, एब्डोमिनल एरिया पर देते हैं या फिर थाई पर देते हैं, जहां पर सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होता है, तो वहां पर आपने इंजेक्शन साइट को रोटेट करते रहना है। सपोज ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एब्डोमेन है पेशेंट का, तो अगर आपने लेफ्ट साइड दिया है तो नेक्स्ट टाइम आपने राइट साइड देना है। अपर एब्डोमेन में दिया है तो लोअर एब्डोमेन में देना है, तो आपने जो साइट है वो चेंज करते रहना है। टू प्रिवेंट लिपोहाइपरट्रॉफी, लिपोहाइपरट्रॉफी की एक कंडीशन हो जाती है अगर हम ऐसा नहीं करते। लिपोहाइपरट्रॉफी क्या होता है, ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये स्कार्स देख रहे हैं, प्लस ये लंप्स बन गए हैं जो फैट के, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये स्कारिंग को प्रिवेंट करने के लिए, प्लस ये जो लंप्स है फैट के यहाँ पर बन गए हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इंजेक्शन साइट रोटेट करनी है। देन एजुकेट रिगार्डिंग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन पेशेंट खुद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए एजुकेट करना है। इंजेक्ट सबक्यूटेनियसली 90 डिग्री एंगल पर आपने इस तरह से डार्ट लाइक फैशन में होल्ड करना है और 90 डिग्री पर इंजेक्ट करना है। अगर फैट अच्छा है, अगर सबक्यूटेनियस फैट है, अगर एंड मेक श्योर आप पिंच भी कर लें एरिया को, एरिया को पिंच करके 90 डिग्री एंगल पर दें। और अगर पेशेंट का जो सबक्यूटेनियस फैट है कम है और वो थिन है, तो आप 45 डिग्री पर भी दे सकते हैं।
देने के बाद आपने जो साइट है उसको रब नहीं करना, क्योंकि अगर आप इंसुलिन साइट को रब कर देते हैं तो इंसुलिन जो है जल्दी से डिसॉल्व हो सकता है, जल्दी से एक्ट कर सकता है। ऐसा हम नहीं चाहते कि एकदम से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में जाए। नेक्स्ट आता है व्हेन मिक्सिंग अ रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन विद इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो जब भी आपने रैपिड या फिर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को इंटरमीडिएट या फिर लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन के साथ मिक्स करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले जो रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं वो क्लियर इंसुलिन होते हैं, वो क्लियर दिखते हैं, और जो इंटरमीडिएट और लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन होते हैं वो क्लाउडी दिखते हैं, क्योंकि उसमें बफर ऐड होता है। तो ये कैसे मिक्स करते हैं? तो हमेशा आपने पहले जो सिरिंज है उससे कौन सा विड्रॉ करना है? सबसे पहले अगर आप रैपिड या फिर शॉर्ट कोई भी ले रहे हैं दोनों में से, तो सबसे पहले आपने रैपिड या फिर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेना है सिरिंज में, क्योंकि वो क्लियर इंसुलिन है प्लस वो शॉर्ट एक्टिंग है और रैपिड एक्टिंग है। उसके बाद आपने सिरिंज में इंटरमीडिएट या फिर लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन लेना है जो कि क्लाउडी इंसुलिन है। आपने कभी भी पहले लॉन्गर एक्टिंग या फिर इंटरमीडिएट सिरिंज में लेकर और उसी सिरिंज से रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग की वाइल में वो सिरिंज नहीं डालनी। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग मिक्स हो सकता है रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग के साथ, उस वाइल में वो मिक्स हो सकता है। ये इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को सिरिंज में पहले विड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन को लेते हैं। इससे क्या होता है, दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लॉन्गर एक्टिंग इनटू द शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन वाइल। इससे क्या होता है कि जो वाइल्स हैं उसमें इंटरमीडिएट या फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का कोई भी ड्रॉप नहीं जाता। देन आता है एजुकेट अबाउट हाइपोग्लाइसीमिक साइंस। पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिक साइंस के बारे में भी एजुकेट करना है। क्यों? अगर पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग ले रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज्यादा ड्रॉप हो जाए। तो ऐसा ड्रॉप होता है तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको क्या साइंस ऐसे शो हो रहे हैं जो कि उसको पता लग रहा है कि उसका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है। तो कौन से साइंस होते हैं? सबसे पहले माइल्ड शेकीनेस, अगर थोड़े आपके शेकीनेस हो रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं या फिर थोड़ा सा शेकीनेस फील हो रहा है, तो सेकंड आता है स्वेटिंग, अगर स्वेट आ रहा है, पाल्पिटेशंस, हार्ट बीट ज्यादा तेज हो रही है और सुनाई दे रही है, हेडेक हो रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर कंफ्यूजन हो गया है, ब्लड विजन ब्लर हो गया, या फिर सीजर या फिर कोमा भी हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया में। तो हाइपोग्लाइसीमी के साइंस हैं, ये आपको पेशेंट को टीच करना है कि अगर ऐसा होता है तो आपने क्या करना है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, पेशेंट को हमेशा अपने साथ कोई भी स्वीट, कैंडीज, स्नैक्स, हमेशा बिस्किट्स, कुकीज, कुछ भी अपने साथ, या फिर कोई भी जूसी ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक अपने साथ एक बार जरूर रखनी है, ताकि इन केस उसको ऐसे सिम्टम्स आते हैं वो अपना ब्लड शुगर चेक कर सकता है ग्लूकोमीटर के साथ और शुगरी ड्रिंक ले सकता है। देन आता है अवॉइड एक्सेसिव इंसुलिन। एक्सेसिव इंसुलिन को हमने अवॉइड करना है, एक्सेसिव एक्सरसाइज को अवॉइड करना है डायबिटीज पेशेंट में, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन ऑन एम्प्टी स्टमक, ये सब अवॉइड करना है। देन आता है कीप हैंडी रीडली एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट। हमेशा अपने पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट रखें जो कि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएं, जैसे कि फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ग्लूकोज टैबलेट्स आपके पास होनी चाहिए हमेशा, हार्ड कैंडीज या फिर हनी, क्योंकि ऐसा अगर आपके पास कभी भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया फील होता है तो वो आप ले सकते हैं। अगर पर्सन अनकॉन्शियस हो गया हाइपोग्लाइसीमिया से या फिर अनेबल टू स्वॉलो, वो स्वॉलो नहीं कर पा रहा है, कुछ भी मुंह से नहीं ले सकता, तब आपने ग्लूकागन सबक्यूटेनियस या फिर IM दे देना है, क्योंकि ग्लूकागन क्या करता है, वो लीवर से ग्लूकोज को दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में ले आएगा, राइट। या फिर आपने क्या करना है, 50% डेक्सट्रोज देना है पेशेंट को IV। तो ये कंडीशंस आपने ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। देन आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग जो इंसुलिन है वो मोस्टली हम टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को देते हैं, टाइप 2 को भी देते हैं कुछ कंडीशंस में। टाइप 2 भी इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती है जिसमें इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता बॉडी से, तो टाइप 2 में भी देते हैं। लेकिन जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं, ये टैबलेट्स, कैप्सूल्स, मेडिसिन, ये मोस्टली हम टाइप 2 को देते हैं।
देन इसमें आते हैं, इनके जो नेम्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट है लर्न करने, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो क्या है? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन ड्रग को ग्लूकोफेज भी बोलते हैं। इसका एक्शन क्या है? तो मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है जो कि फर्स्ट मेडिकेशन टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रिस्क्राइब की गई थी। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनके लिए फर्स्ट ड्रग जो प्रिस्क्राइब की गई थी वो मेटफॉर्मिन की गई थी। ये क्या करता है? इट वर्क्स बाय लोअरिंग ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लीवर। ये लीवर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम कर देता है एंड इम्प्रूविंग बॉडी सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। क्योंकि टाइप 2 में क्या होता है कि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, इंसुलिन को यूज ही नहीं करती, रिसीव नहीं करती। ये बॉडी की जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन के लिए वो इंक्रीज करता है, प्लस जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, मींस ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है लीवर में, उसको लो कर देता है। नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है? स्टॉप मेडिकेशन फॉर 48 आवर्स बिफोर एनी टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक टेस्ट विद आयोडीन कंट्रास्ट डाई। जो मेटफॉर्मिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कंट्रास्ट डाइज होती हैं, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट डाई, इसके साथ ये इंटरेक्ट करता है और लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है हमारी बॉडी में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी अगर रेडियोग्राफिक टेस्ट हो रहा है, जैसे कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एंजियोग्राम्स होते हैं कैथ लैब में, तो उन पेशेंट को एंजियोग्राम में कंट्रास्ट डाई दी जाती है, या फिर कोई भी सिटी स्कैन्स हो रहे हैं जिसमें कंट्रास्ट डाई दी जाती है, तो उसमें 48 आवर्स बिफोर, 48 आवर्स पहले हमने मेटफॉर्मिन को होल्ड कर देना है। वो हमने नहीं देनी, क्योंकि मेटफॉर्मिन कंट्रास्ट डाई के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। और ब्लड शुगर साथ में चेक करते रहना पेशेंट का। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट। मेटफॉर्मिन क्या करता है? विटामिन B12 और आयरन को हमारी बॉडी से गेट रिड ऑफ करता है, तो इसलिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड सप्लीमेंट साथ में पेशेंट को देने हैं। प्लस नेवर क्रश और च्यू द मेडिकेशन। कभी भी हमको मेटफॉर्मिन जो है क्रश नहीं करनी या फिर च्यू नहीं करनी। इसका रीजन क्या है कि मेटफॉर्मिन 2 टाइप से आती है, प्रोलॉन्ग रिलीज और इमीडिएट रिलीज। तो जो इमीडिएट रिलीज है या फिर प्रोलॉन्ग रिलीज है, अगर प्रोलॉन्ग रिलीज को हमने क्रश कर लिया या फिर च्यू कर लिया तो क्या होगा? वो जल्दी से रिलीज हो जाएगी, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते कि वो प्रोलॉन्ग मीन्स धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज हो, तो इसलिए हम क्रश नहीं करते या फिर इस टैबलेट को च्यू नहीं करते। देन आता है सल्फोनिल यूरियाज। सेकेंड आता है सल्फोनिल यूरियाज, जिसमें हमारी टैबलेट्स आती हैं ग्लिबराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड एंड ग्लिक्लाजाइड। सो यहाँ पर यूके में ग्लिक्लाजाइड टैबलेट बहुत यूज होती है। सो सल्फोनिल यूरियाज, ये इनकी यूजली ये जी से स्टार्ट होती हैं, ग्ली करके। ग्लिबराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड एंड ग्लिक्लाजाइड। ये क्या करते हैं? इसका एक्शन है स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियास। ये क्या करते हैं? इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है पैंक्रिया से, कॉजिंग अ डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, एंड टिश्यू सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है ये इंसुलिन के लिए। इसमें क्या है? हमने हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मॉनिटर करना है। कोई भी हम ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग दे रहे हैं, चाहे इंसुलिन दे रहे हैं, हमने हाइपोग्लाइसीमिया को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। दूसरी चीज बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कैन मास्क टैकीकार्डिया टिपिकली सीन ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अभी इसका क्या मतलब है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स क्या है? हमारे कार्डियक ड्रग है, ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है? हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट में क्या होता है कि जब भी जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हुआ है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, तो उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, पाल्पिटेशन उनको फील हो जाता है, तो उनको पता लग जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर, जो ब्लड शुगर है वो ड्रॉप हो गया है। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? क्योंकि ये हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, ब्रेडिकार्डिया करते हैं, ये हार्ट रेट को कंट्रोल करके रखते हैं, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को फील नहीं होने देता। ये जो पेशेंट हैं उनको, क्योंकि वो बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको पाल्पिटेशन या फिर हार्ट रेट उनका जो हाई है वो उनको फील नहीं होगा। इसलिए अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो हमने हमेशा उसकी जो ब्लड शुगर है वो चेक करते रहना है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो गया, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा बीटा ब्लॉकर अगर वो ले रहा है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। क्योंकि बीटा ब्लॉकर कैन मास्क टैकीकार्डिया, क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? टैकीकार्डिया को कम करते हैं।
तो पता नहीं लगेगा पेशेंट को। देन आता है एडमिनिस्टर 30 मिनट्स बिफोर मील। हमने सल्फोनिल यूरियाज जो है 30 मिनट्स बिफोर मील देना है। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एल्कोहल ड्यू टू डाइसल्फराम इफेक्ट, क्योंकि इसमें क्या है, सल्फर है, सल्फोनिल यूरियाज नेम से ही क्लियर है। तो डाइसल्फराम एक टैबलेट होती है जो हम एल्कोहलिक पेशेंट्स को देते हैं, जिससे वो एल्कोहल नहीं ले सकते, उनका फ्लशिंग हो जाते हैं, फेस रेड हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। तो अगर सल्फोनिल यूरियाज के साथ पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो ऐसा उसको नहीं करना, उसको डाइसल्फराम इफेक्ट हो जाएगा। देन आता है ग्लिनाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है रेपेग्लिनाइड एंड नेटग्लिनाइड। इसमें क्या आता है, इसका एक्शन है स्टिमुलेट द पैंक्रियास टू सिक्रीट मोर इंसुलिन। ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए। ये फास्ट एक्टिंग है सल्फोनिल यूरिया से, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है ये शॉर्ट है। देन ये भी 15 to 30 मिनट बिफोर अ मील देना है। ओमिट द डोज इफ स्किप्ड अ मील टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिक क्राइसिस। तो एक बात और है कि अगर पेशेंट अच्छे से खा पी नहीं रहा, उसका ईटिंग जो है प्रॉपर नहीं है, फिर भी हम उसको अगर इंसुलिन या फिर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग देते हैं तो क्या हो सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, उसका ब्लड शुगर जो है ज्यादा ड्रॉप हो सकता है। तो इस बात का भी हमने ध्यान देना है। देन आता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में आते हैं दो, प्रिकोस एंड ग्लाइसेट। इसका एक्शन क्या है, स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्ची फूड्स। जो भी हम स्टार्ची फूड लेते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये उनका जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, उसको स्लो कर देता है। उसको स्लो करने से क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल है वो मोर स्लोली राइज होता है आफ्टर मील। जल्दी से राइज नहीं होता, धीरे धीरे राइज होता है। तो ये उसमें हेल्प करता है। इसका क्या है, जीआई डिस्कम्फर्ट हो सकता है ड्रग से, डायरिया, ब्लॉटिंग, ये सब हो सकता है। और इन केस हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो हमको क्या देना है, पेशेंट को डेक्सट्रोज देना है। गिव डेक्सट्रोज इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि अगर हम कोई और शुगर या फिर स्टार्ची शुगर देते हैं, कार्ब्स देते हैं, तो क्योंकि ये जो ड्रग है ये क्या करता है, स्टार्च को और कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्प्शन है उसका ब्रेकडाउन जो है उसको स्लो कर देता है। तो अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है और अगर पेशेंट इस ड्रग पर है और हम फिर भी उसको कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्ची चीजें दे रहे हैं, तो उसका उस पर असर नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रग ऑलरेडी उसका जो एब्जॉर्प्शन है स्लो कर रहा है। तो इसलिए अगर इस ड्रग पर पेशेंट है तो हमने पेशेंट को डेक्सट्रोज देना है इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट ड्रग है थाइजोलिडिन-डेओन। सो नेम थोड़े से इसके कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आता है ग्लिटाजोन एंड एक्टोस। तो इसका जो एक्शन है वो क्या है, रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर। सेम एक्शन है जैसा मेटफॉर्मिन का हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये भी क्या करता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन को लीवर में ये क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ऐसे ही जो ग्लिटाजोन और एक्टोस हैं, ये भी क्या करते हैं, जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है लीवर से, ग्लूकोनियोजेंसिस, उसको रिड्यूस कर देते हैं। ये भी क्या करते हैं, टिश्यू सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं इंसुलिन के लिए। इसमें हमने क्या करना है, एक तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को मॉनिटर करना है, क्योंकि ये जो थाइजोलिडिन-डेओन है ये क्या करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसा रिसर्च के थ्रू पता चला कि ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स है ये कर सकते हैं, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ये इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक तो हमने फ्लूइड रिटेंशन और हार्ट फेलियर के साइंस को देखते रहना है, मॉनिटर करना है। देन हमारा थर्ड जो पार्ट था वो था लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम डाइट देख लेते हैं, डाइट कौन सी होनी चाहिए। अमेरिकन डाइटिक एसोसिएशन ADA के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा कैलोरिक इनटेक है वो कितना होना चाहिए, जो हमारे कार्ब्स हैं वो होने चाहिए हमारे 50 to 60%, जो हमारे 20% फैट होने चाहिए 20 to 30%, एंड प्रोटीन हमारा होना चाहिए 10 to 20%। सबसे पहले ईट एट रेगुलर इंटरवल, डोंट स्किप अ मील। अगर आप डायबिटिक है तो रेगुलर इंटरवल पर आपको खाना है, मील्स बीच में स्किप नहीं करनी, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। वो वाले फूड्स खाने हैं जो आपके लिए हेल्दी है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, और वो नहीं खाने जिसमें हाई फैट है या फिर शुगर ज्यादा है। और आपने क्या करना है,
कंसल्ट डाइटिशियन। डाइटिशियन से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है। आपका कितना वेट है उस पर भी डिपेंड करेगा, हाइट कितनी है, आप टाइप 1 है टाइप 2 है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि टाइप 1 में मोस्टली क्या है कि वो जेनेटिक होता है। टाइप 2 बेसिकली जो हमारा लाइफस्टाइल है या फिर डाइट है उस पर डिपेंड करता है। टाइप 1 अगर फिट भी है लोग उनको भी हो सकता है, लेकिन टाइप 2 में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अगर ओबीज हैं, मोटापा है, वो आप कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, या फिर अगर आपका जो फास्ट फूड खा रहे हैं, ज़्यादा फैटी फूड है, शुगरी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो आपको कंट्रोल करना है। देन कार्बोहाइड्रेट्स आपके होने चाहिए 50 to 60%। तो कार्ब्स में आप क्या ले सकते हैं, ग्रेन्स, कॉर्न्स, पोटैटोज, स्वीट, सोडा, मिल्क और राइस। देन अपने अगर आप कार्बोहाइड्रेट 50 to 60% ले रहे हैं तो फाइबर आपने अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। फाइबर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, प्लस साथ में ही आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। इसमें आता है होल ग्रेन ब्रेड्स एंड सीरियल्स। देन आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। आपने शुगर्स ना यूज करके आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज कर सकते हैं। देन फैट आपको 20 to 30% लेना है। फैट में आप क्या ले सकते हैं, सैचुरेटेड फैट, जैसे कि आप फैटी मीट, जो फैटी मीट्स होते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं, होल मिल्क अवॉइड करें, फ्राइड फूड अवॉइड करें। आप क्या ले सकते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स जो कि हेल्दी फैट्स हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि नट्स, ऑलिव्स, ये आप ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क आप ले सकते हैं। देन हमारा आता है या फिर आप मीट ले सकते हैं, लेकिन फैटी मीट मत लें। देन आता है प्रोटीन्स, 10 to 20% प्रोटीन आपने लेना है। इसमें आता है मीट, जैसे कि चिकन आप ले सकते हैं, टर्की ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, लो फैट चीज ले सकते हैं, एग वाइट्स, प्लांट बेस्ड बीन्स ले सकते हैं। देन आपका एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में क्या आप करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और स्लो ग्रेजुअल एक्सरसाइज एनकरेज की जाती है। ये नहीं कि आप इंटेंसिव एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाई इंटेंसिटी डायबिटिक पेशेंट को नहीं बोला जाता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं और हाइपोग्लाइसीमिक के चांसेस हो सकते हैं। देन इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, कार्डियो, स्विमिंग, ये सब कर सकते हैं आप। ब्लड शुगर लेवल जो है, लोअर ब्लड शुगर लेवल बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी मसल एंड बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन यूटिलाइजेशन। तो जो एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं ये वाली, ये क्या करती है, एक तो आपके ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करके रखती है, कम करके, और जो ग्लूकोज है वो बॉडी मसल्स यूज करता है इसमें, अगर आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं। और ऐसी एक्सरसाइज आपने क्या क्या अवॉइड करना है, अवॉइड एक्सरसाइजेस इफ योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हायर देन 250 mg/dl। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई है, 250 से ज्यादा है, या फिर आपके ब्लड यूरिन में क्या है, कीटोन्स हैं, तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, अवॉइड करना है जब तक कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल और कीटोन जो है नॉर्मल नहीं आ जाता। देन लॉन्ग आवर्स, ज्यादा घंटे के लिए एक्सरसाइज करना या फिर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना, ये सब प्रिवेंट करना है, क्योंकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हो सकते हैं। अपने साथ हमेशा स्नैक्स, स्वीट्स अपने साथ हमेशा रखनी है। जब भी आप एक्सरसाइज करें तब तो आपने रखनी है, वैसे भी डायबिटिक पेशेंट को अपने साथ ये रखनी चाहिए। So I hope you understood this video. If you understood, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.